गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें ये पता है कि कंप्यूटर अपने आप से कुछ भी नहीं करता। कंप्यूटर एक मशीन है, जैसे दोस्तों सबको आप लोगों को पता चल चुका है कि कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन अपने आप कुछ भी नहीं करती। आप उसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही वो टास्क परफॉर्म करेगी। मीन्स आपको उस मशीन से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन पास करना पड़ेगा। तो मीन्स कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर से आपके पास कोई ना कोई लैंग्वेज होनी चाहिए। तो क्या क्या लैंग्वेजेज हैं जिससे आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेज आर द लैंग्वेजेज थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर एंड इट कंसिस्ट ऑफ some symbols, some characters, some rules and regulations that the programmer have to follow to pass the instruction to the computer, and by following that instruction computer understand that instruction and perform the task accordingly। ठीक है ना। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेज को यदि हम लोग बात करें तो ये तीन तरीके की कंप्यूटर लैंग्वेजेज होती हैं। एक हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, सेकेंड होती है दोस्तों मिडिल लेवल लैंग्वेज, एंड थर्ड होती है हाई लेवल लैंग्वेज। इसे हम लोग LLL भी बोलते हैं, इसे हम लोग MLL बोलते हैं और इसे HLL बोलते हैं। आपके एग्जाम में कई बार ये आता है कि हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। तो वन बाय वन दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की। दोस्तों जो लो लेवल लैंग्वेज है वो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये इसमें जो सेट ऑफ कमांड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं, 0-1 के फॉर्म में। दोस्तों जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है और हमारी मशीन कंप्यूटर जो है ये सिर्फ बाइनरी चीज़ों को समझती है, 0-1 के फॉर्म में समझती है। ये अच्छा, कंप्यूटर में जा तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहा है ना, तो वोल्टेज लेवल के बेसिस पे सर्किट ऑन या ऑफ होती है। मीन्स ऑन या ऑफ के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। यदि जीरो, तो ऑफ को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑन को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज लेवल एक पर्टिकुलर लेवल तक है, 2.5 एंड एबव वोल्टेज लेवल किसी सर्किटरी में जाता है तो उससे हम लोग 1 की तरह ट्रीट करते हैं और उस सर्किट को ऑन मानते हैं। और उससे बिलो वोल्टेज जा रहा होता है तो उसको हम लोग ऑफ की तरह ट्रीट करते हैं और उससे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और 0 और 1 के फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को पास किया जाता है उससे हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि मशीन उस लैंग्वेज को समझ पाती है, 0-1 के लैंग्वेज को। तो जो हम लैंग्वेज फॉलो इंस्ट्रक्शन पास करते हैं वो 0-1 के फॉर्म में पास करके मशीन लैंग्वेज में, जिस मशीन लेवल लैंग्वेज में जिसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें जब हम कम्युनिकेट करते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो ऐसे लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। मीन्स लो लेवल लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज दैट इज कंसिस्ट ऑफ binary languages that in they where we write every instruction in the form of 0 and 1। अब जब 0 and 1 के फॉर्म में हम लिखते हैं तो that language is best understandable by the machine, but the human, the programmer is not very comfortable with 0 and 1। okay, so it is not understandable by us, by the human being, by the programmer, but it is बेस्ट अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन। और इसी वजह से मशीन लेवल लैंग्वेज फास्ट होती है, बिल्कुल फास्टेस्ट लैंग्वेज होती है। क्लियर है। और लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होती है, हम ह्यूमन के लिए ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडेबल नहीं है। इस वजह से इसमें एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और उस एरर को फाइंड आउट करके करेक्ट करना भी इतना ईजी नहीं होता है। लेकिन मशीन के बिल्कुल क्लोजेस्ट होती है, इस वजह से ये सबसे
फास्ट होती है और ये लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है। एक मशीन के लिए हमने जो बाइनरी में कोड लिखा है वो दूसरे मशीन पे नहीं चलेगा, वो पोर्टेबल नहीं होगा कोड, क्योंकि वो मशीन डिपेंडेंट ही है। कोड जो लो लेवल लैंग्वेज में हम कोडिंग करते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होती है। बेटर ह्यूमन अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता है बेटर वे में, मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है उसे। डिबगिंग बहुत मुश्किल होता है इसके अंदर। क्लियर है? तो ये लो लेवल लैंग्वेजेस की बात थी दोस्तों। जो सेकंड लैंग्वेज है दोस्तों दैट इज मिडिल लेवल लैंग्वेज। जैसा दोस्तों कि हमने देखा अभी कि जो जो लो लेवल लैंग्वेज है वो बाइनरी फॉर्म में है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है हम प्रोग्रामर के लिए। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस करके एक असेंबली लेवल लैंग्वेज बनाया गया जिसे हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और जिसके अंदर है तो ये क्लोजर मशीन जैसे बाइनरी की तरह ही ये भी मशीन से क्लोजर है ना, लेकिन ये यूजर से भी क्लोजर है, मीन्स मिडिल में है। एक हाई लेवल लैंग्वेज जिसे यूजर बेटर वे में समझता है और एक मशीन लेवल लैंग्वेज जिसे मशीन बेटर वे में समझती है। इनके इन बिटवीन ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ये इट इज ऑल्सो क्लोजर टू द मशीन बट इट इज लेस कॉम्प्लेक्स देन लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर है ना? इसके अंदर हम लोग निमोनिक्स के फॉर्म में कोडिंग करते हैं। इसके अंदर हम लोग असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं। इस मिडिल लेवल लैंग्वेज में हम लोग असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस निमोनिक्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। निमोनिक्स के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। और निमोनिक्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड लेटर्स दैट हैव सम प्री डिफाइंड मीनिंग। लाइक यदि लिखा है ऐड, एक निमोनिक्स है ऐड, और उसके आगे लिखा है मैंने ए कॉमा बी। इट मीन्स कि ए और बी रजिस्टर, ये दो रजिस्टर है ए और बी, इनमें जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करके रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में रख दो। तो इसका प्री डिफाइन एक मीनिंग है कि इन दोनों को ऐड करना है और रिजल्ट को किसी जगह रखना है। तो निमोनिक्स के फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शन हम लिख करके और कोडिंग करते हैं उसे मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ये लो लेवल लैंग्वेज से कम कॉम्प्लेक्स होती है ना। मशीन के ये भी क्लोजर होती है लेकिन लो लेवल लैंग्वेज की तरह क्लोजर नहीं होती है। इससे ह्यूमन लो लेवल से ज़्यादा बेटर वे में समझ सकता है। इसमें डिबगिंग लो लेवल से ज़्यादा इजी होती है। क्लियर है ना? और ये भी फास्ट होती है लेकिन लो लेवल की तरह फास्ट नहीं होती है। इस मिडिल लेवल लैंग्वेज को में जब हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज किस में लिखते हैं? हम लोग असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखते हैं। तो ये असेंबली लैंग्वेज का कोड असेंबलर को पास किया जाता है, असेंबलर उसे कन्वर्ट कर देता है लो लेवल में, देन वो मशीन समझती है उसे। क्लियर है? तो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज था दोस्तों। अब मिडिल लेवल लैंग्वेज का भी जो कोड है ये भी पोर्टेबल नहीं होता। ये मशीन टू मशीन सेम मशीन के आर्किटेक्चर के बेसिस पे निमोनिक्स लिखे जाते हैं। तो यदि सेम आर्किटेक्चर का मशीन है वहाँ तक तो पोर्टेबल है, लेकिन डिफरेंट आर्किटेक्चर का यदि मशीन आ जाता है तो उस पर ये इसका कोड भी पोर्टेबल नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट लैंग्वेज है दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज आर द लैंग्वेजेस दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मशीन लैंग्वेज, दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मशीन। मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होकर के इंस्ट्रक्शन इसके नहीं बनाए जाते हैं। मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज आर द लैंग्वेजेस विच प्रोग्राम स्टेटमेंट आर मोस्ट क्लोजली not closely related to the internal characteristics of machine। मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखे जाते हैं, जो कमांड्स लिखे जाते हैं, वो मशीन के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, आपके कंप्यूटर के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इट इज रिटन इन द इंग्लिश, इट इज जस्ट लाइक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। ये देखने में आपको इंग्लिश की तरह ही लगती है, जिससे हम ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड
मोस्ट इफेक्टिवली। हम लोग इसे ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली बिकॉज इट इज रिटन इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज. It does not depend upon the internal characteristics of your computer. Okay, that's why this language is portable. That's why this language is portable. तो हाई लेवल लैंग्वेज में लेकिन जो कोड लिखा जाता है उसे हम तो समझ सकते हैं लेकिन मशीन उसे समझ नहीं कर सकती. इसीलिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जो इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे जिससे मशीन उसको समझ सके और उसको फिर उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके टास्क को परफॉर्म कर सके. लेकिन हम ह्यूमन बीइंग इस हाई लेवल लैंग्वेज को ज़्यादा बेटर वे में समझ सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये मशीन्स ये एक पोर्टेबल भी है. ये मशीन के इंटरनल आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं होती है और इसमें कुछ प्री डिफाइन वर्ड्स बनाए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं जिनके अपने प्री डिफाइन मीनिंग होते हैं. जो प्री डिफाइन टास्क को करते हैं उसे हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं जिसे हम लोग रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनकी अपनी प्री डिफाइन मीनिंग होती है जिन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं. उन वो ये लैंग्वेज डिफाइन करता है. ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करता है जिनको फॉलो करके हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं. और इंग्लिश देखने में इंग्लिश जैसा लगता है तो हम लोग इजीली उसे समझ भी सकते हैं ह्यूमन. और लेकिन जब मशीन को हम भेजते हैं तो मशीन के पास भेजने से पहले इसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है. एक ट्रांसलेटर जिसे हम लोग कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोलते हैं उसके थ्रू ट्रांसलेट करके मशीन को सेंड किया जाता है. तो इट इज़ बेस्ट अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन बीइंग बट लीस्ट अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन. यहाँ पे हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है. क्लियर है ना? प्रोग्रामिंग करना इजी होता है, डिबगिंग करना इजी होता है ना. कॉम्प्लेक्स ये बिल्कुल नहीं होती हाई मिडिल लेवल और लो लेवल की तरह. लेस कॉम्प्लेक्स होता है. C++, जावा, PHP ये जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आपने सुनी है वो सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं. तो हम लोग का फोकस हाई लेवल लैंग्वेजेज पे ही होगा. क्लियर है? तो ये 3 तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होती हैं दोस्तों, हाई लेवल, लो लेवल एंड मिडिल लेवल लैंग्वेज. जो सबसे मशीन के सबसे क्लोज लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है और यूजर के जो सबसे क्लोज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है. मशीन जो सबसे बेस्ट अंडरस्टैंड कर सकती है वो लो लेवल है. ह्यूमन जो बेस्ट अंडरस्टैंड कर सकता है वो हाई लेवल लैंग्वेज है. लो लेवल लैंग्वेज मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, हाई लेवल लैंग्वेज लिस्ट कॉम्प्लेक्स होता है. ह्यूमन अंडरस्टैंड हाई लेवल को ज़्यादा कर सकता है, लो लेवल को एकदम कम समझ में आती है उसे. एरर आने के चांसेस लो लेवल में ज़्यादा होती है, हाई लेवल में कम होती है. एरर आ गई तो हाई लेवल में आप इजीली डिबग कर सकते हैं और लो लेवल में उसे डिबग करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. अब दोस्तों आपके एग्जाम में हाई लेवल, लो लेवल एंड मिडिल लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस पूछता है कि हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है. तो दोस्तों यदि मैं अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात करूं तो हाई लेवल लैंग्वेज मोस्ट अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन होता है. मोस्ट अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन और मिडिल लेवल लैंग्वेज हाई लेवल से तो कम समझ में आती है प्रोग्रामर को बट लो लेवल से ज़्यादा समझ में आती है. मोर अंडरस्टैंडेबल देन लो लेवल लैंग्वेज बट more understandable than low level language but less understandable than less than high level language. हाई लेवल लैंग्वेज से तो कम समझ में आती है लेकिन लो लेवल से ज़्यादा समझ में आती है. और ये क्या है? लिस्ट अंडरस्टैंडेबल बाई ह्यूमन but most understandable by computer.
ठीक है दोस्तों। दूसरे डिफरेंस की यदि मैं बात करूं, ये तो हुई अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात। यदि मैं पोर्टेबिलिटी की बात करूं तो ये मोस्ट पोर्टेबल या इसे बोलते हैं पोर्टेबल है, और ये दोनों नॉट पोर्टेबल है, नॉट पोर्टेबल। और यदि मिडिल लेवल पोर्टेबल होती है तो भी सिर्फ सिमिलर आर्किटेक्चर में पोर्टेबल होती है, और ये भी नॉट पोर्टेबल। इसमें हम लोग लिख सकते हैं पोर्टेबल टू सिमिलर आर्किटेक्चर ओनली, सिमिलर आर्किटेक्चर ओनली। ठीक है। जो थर्ड बात करें दोस्तों, डिबगिंग करना, इसमें सबसे इजी होता है, इसमें उससे कम, और इसमें सबसे कम। डिबगिंग इज इजियर, इसमें लेस। डिबगिंग इज डिबगिंग लेस easier than high level language, but more than low level language। क्लियर। और इसमें लिस्ट डिबगिंग इज नॉट इजी, डिबगिंग नॉट इजी। दोस्तों ट्रांसलेटर की बात करूं तो इसमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर की। इसमें हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है असेंबलर की, और इसमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रांसलेटर हम लिखेंगे ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड। कौन से ट्रांसलेटर? असेंबलर फिर से लिखता हूँ। इसमें ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड। कौन से ट्रांसलेटर चाहिए? या तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और इसमें ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड है, ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड। कौन सा? इसमें चाहिए असेंबलर, और इसमें नो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड। दोस्तों देखो, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि मशीन तो लो लेवल ही समझेगी। तो आप हाई लेवल में लिखें तो उसे मशीन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। यदि मिडिल लेवल लैंग्वेज का कोड है तो उससे असेंबलर में पास करके हम लोग मिडिल लेवल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करूं तो हाई लेवल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना इजी होता है। इसमें लार्ज प्रोग्राम डेवलप नहीं कर सकते इजीली, और इसमें भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना इतना इजी नहीं होता है। यदि मैं अगले डिफरेंस की बात करूं, नेक्स्ट डिफरेंस की बात किया जाए तो फिफ्थ की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज इजी। इसमें नॉट एज इजी एज हाई लेवल लैंग्वेज, और इसमें नो लार्ज सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन लो लेवल लैंग्वेज। कोई भी इट इज नॉट सुटेड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन लो लेवल लैंग्वेज।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना लो लेवल लैंग्वेज में ये सूटेड नहीं है। क्लियर है? तो ये दोस्तों हाई लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज का कुछ एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल की बात कर लूँ, डिफरेंसेस थे ये सारे। हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है जैसे C++, जावा, PHP, पाइथन, JSP, है ना, ये सारा हाई लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो असेंबली लैंग्वेज ये मिडिल लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। और ये मैक्रो असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। क्लियर है दोस्तों? तो ये डिफरेंसेस हमें हाई लेवल, लो लेवल और मिडिल लेवल लैंग्वेज में आप लोग को पता होना चाहिए। तो जो हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हैं वो इन तीनों में से किसी भी लैंग्वेज में हम कर सकते हैं, चाहे हाई लेवल में, चाहे लो लेवल में, चाहे मिडिल लेवल में। जितनी हार्डवेयर लेवल की कोडिंग की जाती है वो असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग की जाती है, और जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। और आपको इस सब्जेक्ट में भी एक हाई लेवल लैंग्वेज सीखनी है जिसका नाम है C। क्लियर है दोस्तों? तो आप लोगों को जैसा कि अभी मैंने बताया कि कंप्यूटर तो सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज समझता है, और हम चाहे हाई लेवल में लिख दे रहे हैं कोड, चाहे मिडिल लेवल में लिख रहे हैं, चाहे लो लेवल में। तो कई बार हम यदि हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखे हैं तो हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि आप मलयालम का कोई आपने स्पीच सुन रहे हैं, आप कोई मलयालम का स्पीच सुन रहे हैं, और आपको मलयालम नहीं आती तो आपको समझ में तो आएगी नहीं। तो आपको क्या करना होगा, कोई एक ऐसा बंदा है जिसको मलयालम भी आती है और इंग्लिश भी आती है या हिंदी आती है, उससे आप एज ए ट्रांसलेटर रख लेंगे। वो मलयालम समझेगा, उसको ट्रांसलेट करके हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें बता देगा। उसी तरीके से यदि आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हो, कोई इंस्ट्रक्शन हाई लेवल में लिख रहे हो, तो उस इंस्ट्रक्शन को मशीन को तभी करेगी, मशीन उसको फॉलो जब उससे समझ में आए। तो आपको क्या करना होगा, एक सॉफ्टवेयर और बनाया गया है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कंपाइलर, एक दूसरा है इंटरप्रेटर, ये दोनों, एक है असेंबलर। ये सारे के सारे ट्रांसलेटर हैं। कौन कौन से? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और एक है असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर भी यही काम करता है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में। और ये पहले से बने बनाए सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके मशीन में इंस्टॉल हम कर सकते हैं। जो क्या करता है, आप जैसे आपने C की प्रोग्रामिंग करनी है तो C का कंपाइलर अपने सॉफ्टवेयर में, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपने यदि हाई लेवल लैंग्वेज C में कोड लिखा, कंपाइलर को जब पास किया तो कंपाइलर उसको क्या करेगा, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, जिसे मशीन समझ सकती है। और देन वो मशीन के पास किया जाता है, मशीन उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म कर देती है। तो कंपाइलर आपके हाई लेवल लैंग्वेज को एक ट्रांसलेटर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर भी सेम टास्क करता है, लेकिन कंपाइलर जो ट्रांसलेशन करता है ये पूरे प्रोग्राम को होल प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन लो लेवल से हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? और असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो आपके असेंबली लैंग्वेज कोड को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो कंपाइलर क्या करता है, एक पूरे प्रोग्राम को एक साथ एट ए गो कंपाइल कर देता है और हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट। ये कंपाइलर आपके प्रोग्राम में जितने भी एरर हैं वो सारा एक साथ दे देता है ना। सिंटेक्स एरर जितने भी हैं आपके प्रोग्राम में उन सबको एक साथ आपको बता देता है और आप सारे प्रोग्राम उसको डिबग कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करता है, एक लाइन चेक किया, उसमें जो एरर है बता दिया और आपने उसे करेक्ट करके आगे जब बढ़े तो अगली लाइन का एरर देगा। तो लाइन बाय लाइन एरर देता है। तो डिबगिंग करना
इंटरप्रेटर में ज़्यादा इजी होता है, कंपाइलर में डिबगिंग करना उतना इजी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद कंपाइलर कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन दोनों एक साथ करता है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर आपके प्रोग्राम का कंपाइलेशन मीन्स हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करना और उसको एग्जीक्यूट कर देना, दोनों एक साथ कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट मीन्स इंटरप्रिटेशन एंड एग्जीक्यूशन दोनों दो अलग अलग स्टेप में ये परफॉर्म करता है। कंपाइलर का एग्जांपल जैसे C++, ये क्या करते हैं, कंपाइलेशन करते हैं। लेकिन यदि मैं जावा की बात करूं, पाइथन की बात करूं, तो ये क्या करते हैं, ये कोड इंटरप्रेट होते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ दोस्तों डिफरेंस था कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। अब बात करते हैं कंपाइलर और असेंबलर में क्या डिफरेंस है। कंपाइलर इंटरप्रेटर में, यदि कंपाइलर इंटरप्रेटर की एक डिफरेंस और समझें आप लोग दोस्तों, कि कंपाइलर फास्ट होगा क्योंकि पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है ना? तो ये डिफरेंसेस थे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। ये डिफरेंस करने के बाद यदि मैं बात करूँ कंपाइलर और असेंबलर में क्या डिफरेंस है, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस। सबसे पहले कंपाइलर क्या था, कंपाइलर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट और हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू लो लेवल कोड। Interpreter do the same thing but it do it line by line, but compiler do it at a whole program at a time. Clear? Second difference कि कंपाइलर के अंदर कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली होता है, बट इसमें कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इसमें देखिए, इसमें कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन बोथ टास्क विल परफॉर्म साइमल्टेनियसली, लेकिन इसमें इंटरप्रिटेशन एंड एग्जीक्यूशन अलग अलग टास्क है, दो अलग अलग टाइम पे ये प्रोसेस होते हैं। पहले इंटरप्रेट हो जाता है, उसके बाद जब सारे एरर हट जाते हैं तब उसको हम लोग को एग्जीक्यूट कराना होता है। क्लियर है? कंपाइलर में जितने भी एरर हैं सारे प्रोग्राम का एक साथ दे देता है, ये लाइन बाय लाइन एरर प्रोवाइड करता है, जो जितने भी सिंटेक्स एरर है। कंपाइलर में इसीलिए डिबगिंग करना उतना इजी नहीं होता है, लेकिन इंटरप्रेटर में डिबगिंग करना ज़्यादा इजी होता है। कंपाइलर फास्ट होता है, इंटरप्रेटर स्लो होता है। क्लियर है? कंपाइलर जैसे का एग्जांपल, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C है, C++ है, ये कंपाइलर का यूज करते हैं। लेकिन मैं बात करूँ जावा की या पाइथन की, तो ये क्या करते हैं, इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। क्लियर है? ये डिफरेंसेस थे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में। यदि मैं बात करूं कंपाइलर एंड असेंबलर में क्या डिफरेंस है, तो असेंबलर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो आपके असेंबली लैंग्वेज कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देखिए डिफरेंस क्या है, कंपाइलर का जो इनपुट होता है वो एक C का सोर्स कोड होता है, लेकिन असेंबलर का जो इनपुट होता है वो एक ऑब्जेक्ट कोड होता है। असेंबलर का इनपुट क्या होता है, एक असेंबली लैंग्वेज कोड होता है। कंपाइलर का इनपुट एक हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है, असेंबलर का इनपुट एक असेंबली लैंग्वेज का कोड होता है। कंपाइलर का आउटपुट एक ऑब्जेक्ट कोड होता है, लेकिन असेंबलर का आउटपुट एक रिलोकेटेबल कोड होता है। क्लियर है? क्लियर है ना? कंपाइलर ठीक है, तो ये कंपाइलर एंड असेंबलर में डिफरेंसेस हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ दो और चीज़ों की, जिसे बोलते हैं लिंकर। दो और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ मैं, लिंकर एंड लोडर की। दोस्तों लिंकर का क्या काम है कि जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होकर के एक ऑब्जेक्ट कोड बन जाए, कंपाइल होने के बाद जब ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है ना, तो उस ऑब्जेक्ट कोड को और जो
प्री डिफाइन रन टाइम लाइब्रेरीज हैं उनके ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करके एक एग्जीक्यूटेबल कोड बनाने का काम लिंकर का होता है। तो लिंकर क्या करता है, लिंकर जैसे इसको एग्जांपल से समझिए कि लिंकर और लोडर का क्या टास्क है। लिंकर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट कोड को और रन टाइम लाइब्रेरीज के ऑब्जेक्ट कोड को आपस में लिंक करता है और लिंक करके उसका एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करता है। और उस एग्जीक्यूटेबल कोड को आपका लोडर एक सॉफ्टवेयर है, लोडर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। वो उस एग्जीक्यूटेबल कोड को रैम में लोड कर देता है जहाँ से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ऐसे समझिए दोस्तों, जैसे आपने सी की फाइल लिखी, आपने सी का प्रोग्राम लिखा। अभी मैं आपको सी का प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। हाँ, इसे हम लोग सोर्स कोड बोले। अब इस सोर्स कोड को आपने कंपाइलर को दिया, इस सोर्स कोड को आपने कंपाइलर को पास किया, ठीक है। कंपाइलर ने इसे असेंबली कोड में जनरेट किया। असेंबली कोड जनरेट किया और ये असेंबली कोड आपने असेंबलर को पास किया, ठीक है ना। और असेंबलर से जो कोड निकला ऑब्जेक्ट कोड, असेंबलर से ऑब्जेक्ट कोड निकला जिसे रिलोकेटेबल कोड भी बोलते हैं। और ये ऑब्जेक्ट कोड, एक ये ऑब्जेक्ट कोड और एक जितने भी रन टाइम लाइब्रेरीज हैं उनके ऑब्जेक्ट कोड, रन टाइम लाइब्रेरी, ये आपके रन टाइम लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट कोड, रन टाइम लाइब्रेरी रूटीन। जैसे दोस्तों मैं अभी आप लोग को सिखाऊंगा जब सी प्रोग्रामिंग, तो उसमें और बताऊंगा आपको कि हम लोग अपने प्रोग्राम में कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज भी यूज करते हैं। तो उन लाइब्रेरीज के ऑब्जेक्ट कोड को और जो आपका करेंट प्रोग्राम है उसके ऑब्जेक्ट कोड को एक सॉफ्टवेयर क्या करता है जिसका नाम है लिंकर। लिंकर इसे क्या करता है, लिंक कर देता है। लिंक करके उसके बाद एक मशीन कोड जनरेट करता है। क्या करता है, एक मशीन कोड जनरेट करता है, ठीक है। और इस मशीन कोड को लोडर सॉफ्टवेयर, इस मशीन कोड को एक सॉफ्टवेयर है जिससे बोलते हैं लोडर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर लोडर रैम में लोड करता है और रैम में लोड करने के बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और ये लोडर सॉफ्टवेयर कहाँ रहता है, आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है लोडर। तो आपने सोर्स कोड लिखा, .c फाइल लिखी, जो आप लोग सी की फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन हम लोग लिखेंगे .c। मान लीजिए टेस्ट नाम की फाइल है तो test.c नाम की फाइल बनाई, तो आपने कंपाइलर को दिया, कंपाइलर उसे असेंबली कोड में जनरेट कर देता है। असेंबली कोड असेंबलर को पास किया जाता है। असेंबलर से वो कोड जो निकलता है उसे ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं test.o नाम से एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है .o एक्सटेंशन से। और ये ऑब्जेक्ट कोड और रन टाइम लाइब्रेरीज दोनों को एक आपस में लिंक करके, लिंकर एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक मशीन कोड जनरेट करता है जिससे हम लोग बोलते हैं exe फाइल। इसी को क्या बोलते हैं, test.exe फाइल। exe फाइल का मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल लोडर सॉफ्टवेयर मेमोरी में लोड कर देता है, जहाँ से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर के आपको आउटपुट जनरेट कर देता है। लोडर ये रैम में लोड कर दिया एंड यहाँ से एग्जीक्यूट होकर आपके कोड का आउटपुट मिल जाता है। क्लियर है। तो ये दोस्तों लिंकर और लोडर के बारे में समझना हो तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिंकर क्या करता है, आपके इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट कोड
और रन टाइम लाइब्रेरी वाला ऑब्जेक्ट कोड दोनों को लिंक करके मशीन कोड जनरेट करता है, और वो मशीन उस मशीन कोड को लोडर रैम में लोड करता है, जिससे वो मशीन कोड एग्जीक्यूट होकर के आउटपुट दे सकती है। क्लियर है? तो ये दोस्तों सारा आर्किटेक्चर है कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो आपको लिंकर समझ में आ गया, लोडर समझ में आ गया, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, हाई लेवल, लो लेवल एंड मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को जरूर प्रेस किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, जिससे हम लोग और ज़्यादा मेहनत कर सकें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।